हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस क्लास में अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन से रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग ने जो है 20 पॉइंट स्पेशल 20 पॉइंट के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट 10 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इनके बारे में अगर अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन के बारे में कंप्लीट स्टडी चाह रहे हैं, अगर आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन के बारे में, तो ये पॉइंट आप जरूर देखिए और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलते हैं आगे, हम नेक्स्ट पॉइंट पर हम चालू करते हैं। 21 पॉइंट ये है कि इन्होंने जो इनका जहाँ पर से सोल्जर जो है, जब वहाँ पर इंग्लैंड में जो सोल्जर वगैरह थे, जहाँ पर घोड़े पर बैठते थे और घोड़े पर बैठकर जो है युद्ध के लिए निकलते थे, उस जगह को ये जो है उसको जो है निकनेम देते थे। क्या निकनेम देते थे उसको? जो है वैली ऑफ डेथ बोलते थे। क्या बोलते थे? वैली ऑफ डेथ बोलते थे। किसको बोलते थे? जब उस प्लेस को जहां जो है सोल्जर जहां पर सोल्जर जो है रोड किया करते थे, मतलब सवारी किया करते, उस जगह क्या बोलते थे? वैली ऑफ डेथ बोलते। आगे नेक्स्ट 22 पॉइंट ये है कि लेडी ऑफ सैलूट, इनका एक वर्क है लेडी ऑफ सैलूट। लेडी ऑफ सैलूट वर्क जो है दो बार, एक बार 1833 के कलेक्शन में पब्लिश किया गया और उसके बाद 1842 के कलेक्शन में पब्लिश किया गया। लेडी ऑफ सैलूट, पहले बार में लेडी ऑफ सैलूट में जो पहला कलेक्शन था उसमें 20 स्टैंडर्ड थे, और उसके बाद इस पे आता है तो इसमें 19 स्टैंडर्ड होते हैं। 1842 में जो आता है उसमें 19 स्टैंडर्ड होते हैं। तो लेडी ऑफ सैलूट एक बैलाड होता है, बहुत स्पेशल होता है। तो इसमें जो सैलूट नाम की जो लड़की होती है, जिसको उसमें जो है टावर में जो है वो बंद रहती है, उसको एक श्राप रहता है कि जब भी वो मतलब बाहर के सीन जो है आंखों से अपनी देखेगी, प्रत्यक्ष रूप से देखेगी, डायरेक्टली देखेगी, तो क्या होगा? वो जो कैमलॉट जो है, जो नगर है, उसकी मतलब उसी समय जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी। कैमलॉट उसकी जो क्या हो जाएगी? सैलूट की मृत्यु हो जाएगी। वो कहाँ पर है? कैमलॉट के टावर में बंद है, उसको एक श्राप है। तो वहाँ कर्स है उसको। तो उसमें क्या करती हो कि उसमें जो है वो उसके पास एक धागा होता है, मतलब शीशा होता है, आईना होता है, उसी आईने में वो देखती है। उसी आईने में क्या देखती है? वो बाहर का नजारा देखती है। तो एक जो है लेडी ऑफ सैलूट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है आप काफी अच्छे से इसको देखेंगे। ठीक है। तो लेडी ऑफ सैलूट में जो लेडी सैलूट है, जो लड़की है, जो उसका जो कैरेक्टर होता है, हम्म, इसके जो कैरेक्टर होता है, ए आर्थर किंग आर्थर थे, ऑर्थरियन लीजेंड जो थे, उसमें जो कैरेक्टर है इलियाने, इलियाने, हाँ, इस कैरेक्टर पर बेस्ड है। इनका कैरेक्टर जो है, एक कैरेक्टर किस पे बेस्ड है? इनका जो लेडी ऑफ सैलूट का कैरेक्टर है एक इलियाने के कैरेक्टर पर जो है बेस्ड है। अगला जो है 23, इनको जो है कार्लाइल ने इनके लिए कमेंट दिया है। एक देखिए, इनके लिए कमेंट किसी पोएट के लिए जो होते हैं, किसी भी ऑथर के लिए कमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका खुद का कमेंट और दूसरों ने इनके बारे में क्या कमेंट दिया, इन्होंने किसके बारे में क्या कमेंट बोला और दूसरों ने इनके बारे में क्या बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कार्लाइल ने इनके बारे में बोला है कि टेनिसन इज मोस्ट रेस्टफुल ब्रदर। इनको जो है मोस्ट रेस्टफुल ब्रदर बोला है। किसने? कार्लाइल ने क्या बोला है? टेनिसन इज द मोस्ट रेस्टफुल ब्रदर बोला है। उसके बाद स्टूफर्ड ब्रूक, एक 24 नंबर का जो है, इनको स्टूफर्ड फर्ड ब्रूक ने इनके बारे में कमेंट दिया है। स्टॉफोर्ड ब्रूक ने इनके बारे में कमेंट किया है कि his age was vividly with him and he wrote of
पैट्रियटिज्म। हाँ, मतलब देखिए क्या कहा है कि इन्होंने जो है इनको स्टॉफोर्ड ब्रूक जो थे, इन्होंने कहा है कि इनके साथ जो है हम इनकी एज को भी देख सकते, इनके वर्क को अगर पढ़ेंगे तो इनके वर्क के साथ जो है इनकी एज का भी वर्णन किया गया है इनके साथ। और ये जो है अपने देशभक्ति के रूप में लिखते थे, मतलब जो भी अपने लिखते थे देश की बढ़ाई में ही लिखते थे। ये पीवी शैली की बता नहीं लिखते थे कि अपने देश की कमी को निकालेंगे, ऐसी कमी है, या जैसे उन्होंने लॉर्ड विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है लंदन 1802 में लिखा है मिल्टन के बारे में कि आ जाइए भाई देश की कंडीशन हो गई है। तो ये हमेशा जो है देश की प्रशंसा में लिखते थे। और अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन जो है जैसे पोएट होते हैं ना कि जो अपनी एज को एकदम पूरा जो है एज को जो है पूर्णतः शो करते हैं अपने वर्क में। तो अगर एक जो है विक्टोरियन एज की एक मिरर पोएट कहा जा सकता है, मतलब एक जो है पूरा विक्टोरियन एज के बारे में पूरा, मतलब अगर आपको विक्टोरियन एज को समझना है तो आप अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन के बारे में आप समझिए, ठीक है। तो इन स्टॉफोर्ड ब्रूक ने इनके बारे में कमेंट किया है कि इट इज वर्क विविडली विथ हिम एंड ही रोड ऑफ पैट्रियटिज्म, ठीक है। अगला जो है इनके बारे में, अगला ये है कि इनका जो है 25 नंबर ये है कि इनका एक फ्रेंड सर्कल होता था, इनका जो है एक फ्रेंड सर्कल होता था। जब ये कैम्ब्रिज में पढ़ते थे, कैम्ब्रिज में जब पढ़ते थे तो कैम्ब्रिज में इनका एक फ्रेंड सर्कल होता था। और उस फ्रेंड सर्कल को भी मतलब क्या थे, इनके जो फ्रेंड थे वो फ्रेंड लोगों से भी बैठ के बात होती थी। तो उस फ्रेंड सर्कल का नाम था द एपोस्टल, द एपोस्टल। ये जो है ये इनके फ्रेंड सर्कल का नाम था द एपोस्टल, ठीक है। और उसके बाद 17 नंबर में उतर रहे हैं कि 26 में कि 26 में क्या है कि जो मेमोरियम, इन मेमोरियम जो इनका वर्क है उस मेमोरियम वर्क में पहले क्या करते हैं, पहले बहुत दुखी रहते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले बहुत दुख पर आते हैं। अपने दोस्त जो है आर्थर हेलम की मृत्यु पर जो है बड़ा दुख उत्पन्न करते हैं, बड़ा करते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या करते रहते हैं, उस दुख से बाहर आने लगते हैं। उस दुख से क्या करते हैं, उस दुख से बाहर आने लगते हैं धीरे धीरे कि अब हम भाई क्या है, अब हम ठीक है, अपने आप को नॉर्मली करने लगते हैं। तो ये उनकी इस वर्क की जो है तो इन्होंने उस वर्क के लास्ट में मेमोरियम की जो फाइनल सेक्शन है इसमें जो इन मेमोरियम, ये जो इन मेमोरियम वर्क है इनका, इन मेमोरियम जो वर्क है इसके लास्ट स्टेंजा में, लास्ट सेक्शन में एक जिक्र करते हैं अपनी बहन जो है सिसिलिया और एडमंड लसिंगटन के बारे में अपनी बहन जो है इन मेमोरियम, समझ में आ रहा है ना, इन मेमोरियम के जो लास्ट सेक्शन में एक किसका जिक्र करते हैं, अपनी बहन सिसिलिया और एडमंड लसिंगटन की शादी के बारे का जिक्र करते हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला फैक्ट है 27 फैक्ट ये है के बारे में 27 नंबर फैक्ट है कि एसी ब्रैडले एक पोएट है, एक मतलब क्रिटिक्स है 20th सेंचुरी के, एक ग्रेट क्रिटिक्स में इनकी गिनती होती है। 20th सेंचुरी के ग्रेट क्रिटिक्स में मतलब इनको ग्रेटेस्ट क्रिटिक माना जाता है, ग्रेट नहीं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक माना जाता है एसी ब्रैडले। इन्होंने 1901 में इन्होंने कमेंट किया था इनके ऊपर, इन्होंने एक वर्क लिखा है, क्या वर्क लिखा है, आ कमेंट्री, इन्होंने एक वर्क लिखा है आ कमेंट्री ऑन टेनिसन इन मेमोरियम, ठीक है ना। मतलब इसमें जो है इन्होंने एसी ब्रैडले ने विक्टोरियन एज के बारे में और लॉर्ड टेंसन के बारे में इन्होंने काफी अच्छे से इस वर्क में जो है मतलब इनका जो है एनालिसिस किया है, ठीक है। अगला 28, अगला हमारा फैक्ट चला है 28 नंबर फैक्ट में कि देखिए इनका जो है विक्टोरियन वर्क में जो है एक वर्क आता है, एक शब्द आता है विक्टोरियन कंप्रोमाइज जो है एक वर्क आता है, शब्द आता है विक्टोरियन कंप्रोमाइज। ये चीज आपके लिए बहुत है, विक्टोरियन कंप्रोमाइज ये शब्द जो है इसमें जो है एक
क्योंकि देखिए विक्टोरियन कंप्रोमाइज का मतलब क्या होता है, पहले आप ये बात समझिए। विक्टोरियन कंप्रोमाइज का मतलब है कि विक्टोरियन में मैंने आपको बताया कि विक्टोरियन एक ऐसा एज था जिसमें सबसे ज़्यादा चेंज हुआ, तो नए से पुराने से नए में काफ़ी बदलाव हुआ। पहले क्या था, पहले हमने बताया ना कि विक्टोरियन एज की शुरुआत में जो है लोग दिया जलाते थे, दीपक जलाते थे, लालटेन जलाते थे, सब जलाते थे। अब विक्टोरियन एज बीतते बीतते क्या हुआ, लाइट आ गई। पहले विक्टोरियन की शुरुआत में लोग घोड़े गाड़ी की यूज करते थे, लेकिन विक्टोरियन बीतते बीतते लोग ट्रेन और कार का यूज करने लगे। विक्टोरियन एज से पहले युद्ध लड़ने का तरीका क्या होता था, वही हाथी घोड़ा तोप इनका ही होता था। अब विक्टोरियन एज बीतते बीतते क्या हो गया, फाइटर प्लेन चलने लगी, ठीक है। विक्टोरियन एज से पहले क्या था कि लोग जो है काम जो है हाथों से करते थे। विक्टोरियन एज बीतते बीतते लोग जो है काम किस पे करने लगे, काम जो है मशीनों से काम होने लगा, सारा काम किससे होने लगा, मशीनों से होने लगा। तो ये जो चेंजेस है, ये जो नए से पुराने में जो चेंजेस हो रहा है, तो लोगों को उसमें जो ढलना पड़ रहा है, जो बदलाव हो रहा है, ये जो बदलाव हो रहा है पुराने से नए की तरफ, इसमें काफ़ी दिक्कत भी हो रही है। तो इस चीज़ को कहा जाता है कंप्रोमाइज। क्या है, एक कंप्रोमाइज है, और इसे बोला जाता है विक्टोरियन कंप्रोमाइज। विक्टोरियन कंप्रोमाइज बोला जाता है। तो ये विक्टोरियन, ठीक है, विक्टोरियन कंप्रोमाइज इस चीज़ को बोला जाता है, मतलब कैसे जो है लोग अपने जीवन को एडजस्ट कर रहे थे, कैसे जो है दुनिया पूरी चेंज हो रही थी, इस चीज़ को विक्टोरियन कंप्रोमाइज के नाम से जाना गया। तो विक्टोरियन कंप्रोमाइज जो है, विक्टोरियन कंप्रोमाइज में इस शब्द को सबसे पहले जो है यूज करते हैं जीके, इसको जो है इस शब्द को यूज करते हैं जीके चेस्टरसन ने। कौन यूज करते हैं, जीके चेस्टरसन जो है ये वो व्यक्ति थे, इन्होंने सबसे पहले विक्टोरियन कंप्रोमाइज शब्द का यूज किया है, जीके चेस्टरसन ने, ठीक है। जीके चेस्टरसन जो थे, इन्होंने ये सबसे पहले इस वर्ड को यूज किया, ठीक है, विक्टोरियन कंप्रोमाइज। और आप ये जो है विक्टोरियन एज में, और खासकर आप विक्टोरियन एज के जो पोएट हैं इनको पढ़ेंगे तो आप विक्टोरियन कंप्रोमाइज शब्द जरूर आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट ये है कि बारे में नेक्स्ट कि टीएस इलियट ने इनके बारे में कहा है कि इन मेमोरियम को, जो इनका वर्क इन मेमोरियम है, उसके बारे में कहा है कि द मोस्ट अनएप्रोप्रिएट ऑफ ऑल हिज पोएम, ठीक है। टीएस इलियट ने इन मेमोरियम के बारे में कहा है कि द मोस्ट अनएप्रोप्रिएट ऑफ ऑल हिज पोएम, मतलब इनकी सारे वर्क में ये वर्क जो है सबसे ज्यादा अनुपयुक्त, मतलब अनुपयुक्त वर्क है, अनएप्रोप्रिएट, ठीक है। अगला 30, इन्होंने जो मैरियाना, एक वर्क इनकी एक पोएम है मैरियाना, इनका एक वर्क है मैरियाना। ये मैरियाना की जो थीम है, मैरियाना की जो थीम है और मैरियाना का जो टाइटल है, टाइटल जो है एक जो है विलियम शेक्सपियर का वर्क जो है मेजर फॉर मेजर से लिया गया है, ठीक है। मैरियाना जो इनका वर्क है, उस मैरियाना का जो टाइटल है और मैरियाना की जो थीम है, ये दोनों काम जो है विलियम शेक्सपियर का वर्क है। विलियम शेक्सपियर का जो ड्रामा है एक कॉमेडी है, ठीक है, ये क्या है, एक कॉमेडी है। इसमें जो है मेजर फॉर मेजर इसमें से लिया गया। मेजर फॉर मेजर में जो है एक मैरियाना नाम की एक लड़की होती है, गर्ल्स होती है, जो हीरोइन है इसमें की, ठीक है, उससे एक कैरेक्टर लिया गया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर हमारा जो है इस तरह हमारे इनके बारे में 30 पॉइंट कन्फर्म होते हैं। अगली क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे इनकी जो इडिस ऑफ ऑथर जो वर्क है, जो कलेक्शन है इनका पोएम का, ठीक है ना, जिसमें इनकी जो है 13 पोएम है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। हालांकि हम पूरी लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसमें कौन सी वर्क है, कौन सी पोएम है, और उससे रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, उनको हम इस वर्क अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप
वीडियो को जो है लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।